नमस्कार साथियों। आज शिक्षा विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल से संबंधित टॉपिक देशांतर पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक 2025 में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के लेवल 2 में सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयोगी हो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक देशांतर। देशांतर के अंदर हम एक तो देशांतर की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रीनविच रेखा क्या है और कहाँ से निकलती है इसकी पूरी जानकारी लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में जानकारी लेंगे। मानक समय रेखा के बारे में पढ़ेंगे और भारत के संदर्भ में मानक समय रेखा कौन सी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और देशांतर पर समय की गणना किस प्रकार की जाती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलो शुरू करते हैं आज देशांतर से। देशांतर सबसे पहले पता करते हैं देशांतर रेखाएं होते क्या है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। ऊर्ध्वाधर या लंबवत, ऊर्ध्वाधर या लंबवत का मतलब होता है खड़ी रेखाएं। ये खड़ी रेखाएं जो होती है इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये जो रेखाएं हैं, ये वाली, ये सब देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लंबवत खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर मिलती है। अगर इनकी बात की जाए तो इनके जो बीच की जो रेखा है सबसे बीच में वो है 0 डिग्री, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इस 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पूर्वी तरफ और पश्चिमी तरफ टोटल 180 और इधर भी 180 देशांतर रेखाएं हैं। तो कुल मिला के जो कुल देशांतर रेखाएं हैं वो है 360। और ये 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध, ये इस साइड वाला भाग हो गया पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। और संख्याओं की बात की जाए तो इनकी जो संख्या है वो है 360। और बीच में जो सबसे आगे है एकदम 0 डिग्री पे वो है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। इस साइड वाला भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध और इस साइड वाला भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो भाग होता है, दो देशांतर के रेखाओं के बीच वाला भाग, जैसे ये मान लीजिए ये एक रेखा है देशांतर रेखा ये वाली, और एक ये रेखा है, इन दोनों के बीच का भाग ये वाला, दो देशांतर रेखाओं के बीच का भाग वो कहलाता है गौर। वो क्या कहलाता है? गौर। दो देशांतर रेखाओं के बीच वाला भाग गौर कहलाता है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाला भाग, ये अक्षांश रेखा है जो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज खींची गई है, इन दोनों के बीच का जो भाग है ये वाला, ये कटिबंध कहलाता है। और जहाँ अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं मिलती है वो जो भाग होता है, जैसे ये वाला, ये जो बन रहा है ये वाला भाग ये कहलाता है ग्रिड। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच वाला भाग तो गौर कहलाता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाला भाग कटिबंध कहलाता है, और जहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों मिलती है उसके बीच वाला जो भाग होता है ये वाला, ये भाग जहाँ अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं मिल रही है ये कहलाता है ग्रिड। और देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो अर्धवृत्त होती है। कैसे? अर्धवृत्त होती है, पूर्ण वृत्त नहीं होती है, अर्धवृत्त होती है। यहाँ से चालू होती है और यहाँ आके खत्म होती है। इस कारण इनकी संख्या जो है 360 है। अगर पूर्ण वृत्त होती तो इनकी आधी हो जाती, 180 रहती। इनकी जो लंबाई होती है वो हमेशा समान रहती है। इन रेखाओं की जो लंबाई है, ये जो लंबी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर आकर मिलती है, इनकी जो लंबाई है वो समान है। लेकिन इनके बीच की जो दूरी है, ये बीच की जो दूरी, यह सभी जगह असमान है, एक सी नहीं है। भूमध्य रेखा पर इनके मध्य की जो दूरी है
वो सबसे ज़्यादा है। भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये वाली, इन पे जो इसकी दूरी है वो सबसे ज़्यादा है। तो भूमध्य रेखा पर जो इनकी दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है, जो सर्वाधिक है। क्वेश्चन बन जाए भूमध्य रेखा पर या देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी किस जगह पर होती है? कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, 30 डिग्री अक्षांश पर, 60 डिग्री अक्षांश रेखा पर, 80 डिग्री अक्षांश। तो उत्तर होगा उसका 100 का भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो इनकी दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। वैसे के वैसे अगर आप 30 डिग्री अक्षांश पर बढ़ोगे, ये 23.5 हो गया, 23.5 के आगे आ गया 30 डिग्री अक्षांश पर अगर जाओगे तो इनकी जो दूरी है वो 96.5 किलोमीटर हो जाएगी। और 60 डिग्री अक्षांश की ओर आगे बढ़ोगे तो यही दूरी 55.4 किलोमीटर हो जाएगी। 80 डिग्री अक्षांश पर जाने पर यही दूरी 19.3 हो जाएगी। और जैसे ही ध्रुवों की ओर जाओगे मेन बिंदु पर, तो वहाँ इनकी दूरी जो है 0 हो जाएगी। यानी भूमध्य रेखा पर जो इनकी दूरी है वो है 111.32 किलोमीटर, 30 डिग्री अक्षांश पर इनकी 96.5 किलोमीटर, 60 डिग्री अक्षांश रेखाओं पर इसकी जो दूरी होगी वो होगी 55.4 किलोमीटर, और 80 डिग्री अक्षांश पर इसकी जो दूरी होगी वो होगी 19.3 किलोमीटर। और ध्रुवों पर इनकी जो दूरी होगी वो 0 होगी, या क्योंकि उत्तर से चालू होने वाली, उत्तरी ध्रुव से चालू होने वाली रेखाएं दक्षिण ध्रुव पर आके मिलती है, और दक्षिण ध्रुव से चलने वाली रेखाएं उत्तरी ध्रुव पर आके मिलती है। तो यहाँ पे ध्रुवों पर जो इनकी स्थिति दूरी है वो 0 होगी। और कुल देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो कुल देशांतर रेखाएं 360 है। कुल देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो वो है 360। ये 0 डिग्री जो बीच में है, ग्रीनविच रेखा, इससे पूर्वी गोलार्ध में 180 अक्षांश रेखाएं हैं, और इसी के पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर 360 टोटल अक्षांश रेखाएं होती है। अब इसी को हम नोट्स के रूप में लिखें तो आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा देखिए एक बार। भूमध्य रेखा के लंबवत ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखाएं। भूमध्य रेखा थी ऐसे 0 डिग्री पर, अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा, इसके ऊर्ध्वाधर खड़ी लंबवत खींची गई रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, वो क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। दूसरा देखिए, ये रेखाएं अर्धवृत्त होती है। ये रेखाएं क्या है? अर्धवृत्त है। इनकी लंबाई हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। भूमध्य रेखा पर दूरी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि पहले हमने देखा है डायग्राम में। भूमध्य रेखा पर जो इनकी दूरी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, 111.32 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी है वो कम होती जाती है। 30 डिग्री अक्षांश पर इनकी जो दूरी है वो हो जाएगी 96.5 किलोमीटर। 60 डिग्री अक्षांश पर इनकी जो दूरी है वो हो जाएगी 55.4 किलोमीटर। 80 डिग्री अक्षांश पर इनकी जो दूरी है वो हो जाएगी 19.3 किलोमीटर। और ध्रुव पर की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र गौर कहलाता है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं दो, इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? गौर कहलाता है। दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। ये दो अक्षांश, ये जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से एक कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, इन दोनों के ये बीच का जो क्षेत्र है ये कटिबंध कहलाता है। फिर आता है ग्रिड। ये हो गई अक्षांश रेखा, ये इसके ऊपर आ गई ऊर्ध्वाधर देशांतर रेखा है। अब देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग, ये वाला, ये ग्रिड कहलाता है। अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बीच का भाग ग्रिड कहलाता है। कुल देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो 360 है। पूर्वी गोलार्ध में 180 और पश्चिमी गोलार्ध में 180। अब बात करते हैं आगे ग्रीनविच रेखा की।
ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये वाली, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, इस ऊर्ध्वाधर लंबवत 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये रेखा जो है पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, एक साइड, इस साइड वाले को पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिमी गोलार्ध, ये दो भागों में बांटती है पृथ्वी को, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। इसकी शुरुआत लंदन के ग्रीनविच शहर से होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ग्रीनविच रेखा। लंदन के ग्रीनविच शहर, लंदन के ग्रीनविच शहर से ये होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा पड़ा है। इस 0 डिग्री के पूर्वी गोलार्ध में 180 और पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर पहले भी बात कर चुके हैं 360 होती है। ये देशांतर रेखा जब उत्तर से दक्षिण की ओर आती है तो ये जो मुख्य अक्षांश रेखा है उनको अलग अलग स्थानों पर काटती है। तो सबसे पहले देखिए ये जो 66.5 डिग्री है आर्कटिक वृत्त, ग्रीनविच रेखा आर्कटिक वृत्त को जो स्थान पर काटती है वो है नॉर्वेजियन सागर, ये वाला आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको जब ये ग्रीनविच रेखा जो काटती है वो स्थान है नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर पर ये आर्कटिक वृत्त को काटती है। उसके बाद है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये ग्रीनविच रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया नामक देश में काटती है। अल्जीरिया नामक जो स्थान है, देश है, वहाँ पे ये देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा कर्क रेखा को काटती है। भूमध्य रेखा को जो ये काटती है वो है गिनी की खाड़ी, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के अंदर गिनी की खाड़ी में ग्रीनविच रेखा भूमध्य रेखा को काटती है। वहीं मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में काटती है इस जगह पर। तो ये मुख्य रूप से जो 4 अक्षांश रेखाएं हैं उनको अलग अलग स्थान पर ये ग्रीनविच रेखा काटती है, जिसमें सबसे पहले आर्कटिक वृत्त, इसको ये काटती है नॉर्वेजियन सागर में, कर्क रेखा को काटती है अल्जीरिया में, भूमध्य रेखा को काटती है गिनी की खाड़ी अफ्रीका में, और मकर रेखा को काटती है अटलांटिक महासागर में। ग्रीनविच रेखा जो है मुख्य रूप से 3 महाद्वीपों से होकर निकलती है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। साथ ही 8 प्रमुख देशों से भी होकर निकलती है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा और अंटार्कटिका। उसके अलावा 6 जल क्षेत्र है, जिसमें आर्कटिक महासागर है, नॉर्वेजियन सागर है जहाँ पे आर्कटिक वृत्त को काटती है, ग्रीनलैंड सागर है, भूमध्य सागर है, अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर है। तो टोटल ये 6 जल वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर भी ये ग्रीनविच रेखा होकर निकलती है। तो ये 3 महाद्वीपों से निकलती है, 8 देशों में से क्रॉस करती है और 6 प्रमुख जो जल क्षेत्र हैं उनसे होकर निकलती है। अब नोट करते हैं इनको। तो सबसे पहले 0 डिग्री जो अक्षांश देशांतर रेखा है उसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध 2 बराबर भागों में बांटती है। लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया वैसा, ग्रीनविच रेखा पड़ा है। यह रेखा मुख्य रूप से 3 महाद्वीप, 8 देश और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। यूरोप में अगर बात की जाए, 3 महाद्वीप में यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका है। यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन, इन 3 देशों से होकर निकलती है। अफ्रीका की बात की जाए तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगा, 5 देश जो हैं अफ्रीका के हैं। तो यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगा से निकलती है। अंटार्कटिका महाद्वीप में अंटार्कटिका से होकर निकलता है। और जल निकायों की बात की जाए तो सबसे पहले आर्कटिक महासागर, उसके बाद 2 नंबर पर नॉर्वेजियन सागर, फिर ग्रीनलैंड सागर, चौथे नंबर पर भूमध्य सागर,
फिर अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, इन 6 जल निकायों से निकलती है। और ये 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा को जो काटती है वो स्थान है गिनी की खाड़ी, जो अफ्रीका में स्थित है। गिनी की खाड़ी में भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कुछ भी दिया हुआ है, तो जो इन तीनों को जो ये काटती है वो जगह है गिनी की खाड़ी। कर्क रेखा को ये अल्जीरिया नामक स्थान पर काटती है, और मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में काटती है। और आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसको नॉर्वेजियन नामक सागर में काटती है। अब उसके आगे बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया हुआ है। ये जो रेखा है सीधी नहीं है, ये रेखा सीधी नहीं है, इसको देशों के और जल क्षेत्र के हिसाब से मोड़कर बनाया गया है। जहाँ इसको जरूरत लगी उसको उस साइड में घुसा दिया। इस रेखा की जो शुरुआत होती है आर्कटिक महासागर से होती है। यहाँ से आर्कटिक महासागर से इसकी शुरुआत होती है। आर्कटिक महासागर से सीधी आती है, सीधी आने के बाद इसको अलास्का की तरफ मोड़ दिया जाता है। अलास्का की तरफ मोड़ने के बाद इसको सीधा वापस बेरिंग सागर की तरफ से होते हुए साइबेरिया के पास में से निकाला गया है। साइबेरिया से आने के बाद इसको वापस हवाई द्वीप की तरफ मोड़ा गया। हवाई द्वीप से वापस ये सीधी चलती है, फिर साओमा द्वीप समूह की ओर निकलती है। साओमा द्वीप से सीधी न्यूजीलैंड की तरफ आती है आगे, और फिर ये आने पर वापस सीधी होती है। तो ये जो रेखा है मुख्य रूप से टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री अक्षांश देशांतरी रेखा को 180 डिग्री देशांतरी रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि इसके पूर्वी ओर बढ़ने पर एक दिन प्लस होता है, और पश्चिम की ओर बढ़ने पर एक दिन माइनस होता है। इस साइड में जाएंगे तो माइनस होगा, इस साइड में जाएंगे तो प्लस होगा। अगर इधर सोमवार है, अगर आप बीच में खड़े हो और आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो यहाँ सोमवार है, तो अगर इस साइड में जाओगे तो रविवार होगा। तो अगर इसको क्रॉस करते हैं, 180 डिग्री रेखा को जब क्रॉस करते हैं तो एक दिन घटाया या बढ़ाया जाता है। अगर आप पश्चिम की तरफ से हो, पश्चिम से हो, इसको क्रॉस करते हो, पूर्व की तरफ जा रहे हो, तो आप अगर सोमवार की तरफ से हो तो आगे जाओगे तो आपको रविवार मिलेगा। और अगर इधर गैप है, इसके 12 घंटे का गैप आ जाता है इसके अंतर्गत। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा में एक दिन घटाया या बढ़ाया जाए। दाईं ओर आएंगे तो एक दिन घटाया बढ़ाया जाता है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण। इस तिथि का जो निर्धारण हुआ है वो 1884 में वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है, वहाँ पे इसका निर्धारण किया गया था। मतलब 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाए। इसका निर्धारण हुआ था वाशिंगटन डीसी में 1884 में। पृथ्वी पर समय की गणना हेतु प्रशांत महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। यह रेखा मुख्य रूप से क्या है? टेढ़ी मेढ़ी। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इस रेखा के पूर्व और पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। ये बीच में जैसे 180 है तो इस साइड में पूर्व में और इधर पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। अब बात करते हैं मानक समय रेखा की। किसी भी देश के मध्य से जो गुजरने वाली देशांतर रेखा होती है वो उस देश के लिए समय का निर्धारण करती है, इसलिए उस देश के लिए मानक समय रेखा होती है। मतलब जैसे कोई देश है, उस देश के मध्य से बीचों बीच में से जो देशांतर रेखा निकलती है वो उस देश की मानक समय रेखा है, क्योंकि वही जो रेखा है उस देश में जो संचालित समय है उसका निर्धारण करती है।
भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 पूर्वी देशांतर। देखिए भारत का एक देशांतर विस्तार देखिए, भारत का जो देशांतर विस्तार है वो, भारत वैसे पूर्वी, ये ग्लोब के अंदर भारत जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है, इस साइड में, ठीक है। तो भारत का जो देशांतर विस्तार है वो पूर्वी देशांतर कहलाता है। इधर पश्चिम में देखोगे तो गुजरात से लगी एक भारत की जो रेखा है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर रेखा से लेके भारत का जो देशांतर विस्तार है वो है 57 डिग्री 2 5 मिनट तक पूर्वी देशांतर। इन दोनों के बीच में भारत का क्या देशांतर विस्तार है। इन दोनों के बीच में भारत के जो एकदम मध्य में जो रेखा पड़ती है वो पड़ती है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत के लिए क्या माना गया, मानक समय रेखा गया है। इसी रेखा के आधार पर भारत में समय की गणना की जाती है। ये रेखा जो है मुख्य रूप से प्रयागराज के निकट एक स्थान है नैनी, प्रयागराज नैनी, इस स्थान से होकर गुजरती है और भारत के 5 राज्यों को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती है, जिसमें सबसे पहले यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों को क्रॉस करते ही आगे बढ़ती है और भारत में समय का निर्धारण इसी रेखा से होता है। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा जो समय है उससे 5.5 घंटे आगे है। अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बजते हैं दिन में तो भारत में 5:30 बजेंगे शाम के, क्योंकि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। समय गणना की जो बात है हम अगले वाले टॉपिक में करेंगे। तो ये है भारत की मानक समय रेखा। एक बार वापस इसकी परिभाषा देखिए, किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा जिसके सापेक्ष उस देश के समय का निर्धारण किया जाता है वो मानक समय रेखा कहलाती है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है और मुख्य रूप से 5 राज्यों को क्रॉस करती है, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी यानी ग्रीनविच का जो समय है उससे 5.5 घंटे आगे है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक समय गणना की। समय की गणना देशांतर रेखाओं के द्वारा ही अक्षांश रेखाओं से जिस प्रकार स्थान का निर्धारण किया जाता है उसी प्रकार देशांतर रेखाओं से समय की गणना की जाती है। एक देशांतर में 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट का समय बताता है। कैसे, मान लो ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, इससे आप 1 डिग्री आगे यानी यहाँ 1 डिग्री देशांतर रेखा पर आओगे तो इसके बीच का जो समय लगता है वो 4 मिनट लगता है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय। इसी तरह आप 0 डिग्री से 15 डिग्री पर बढ़ोगे आगे, 15 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वहाँ तक पहुँचे तो आपको 60 मिनट लग जाएंगे, लगभग 1 घंटा। उसके बाद आप 30 डिग्री के पर पहुँचोगे तो 120 मिनट का समय लगेगा। 45 डिग्री तक पहुँचोगे तो 180 मिनट का समय लगेगा, 3 घंटे का। यानी 1 डिग्री देशांतर का जो समय अंतर है वो 4 मिनट। पूर्व की ओर बढ़ोगे, इस तरफ बढ़ने पर, पूर्व की ओर बढ़ने पर ये 4 मिनट प्लस होंगे, बढ़ेगा, 4 मिनट का समय बढ़ेगा। और यही समय अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो घटेगा। आप 0 डिग्री पे खड़े हो, 0 डिग्री से आप पूर्व की ओर 1 मिनट बढ़ रहे हो, 1 डिग्री बढ़ रहे हो, तो आपको समय में 4 मिनट जोड़ने पड़ेंगे। जैसे यहाँ अगर 12 बजे हुए हैं, 0 डिग्री पर अभी 12 बजे हैं दोपहर के, और आप पूर्व की ओर आगे बढ़ रहे हो 1 डिग्री, तो आपका समय जो है 12.4 मिनट हो जाएगा। और आप यही 0 डिग्री से पश्चिम की ओर पीछे की तरफ आ रहे हो, पश्चिम की तरफ आ रहे हो, तो यही आपका समय 11.56 मिनट हो जाएगा। यानी पूर्व की ओर बढ़ने पर समय में वृद्धि होगी प्रति डिग्री 4 मिनट की, और पश्चिम की ओर बढ़ने पर प्रति 1 डिग्री पर 4 मिनट की कमी होगी। ये देखिए 0 डिग्री, इस समय देखिए इस जगह समझिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आप इस तरफ बढ़ोगे इस साइड में, तो प्रति 1 डिग्री पर 4 मिनट की
वृद्धि होगी, और इस साइड में बढ़ने पर प्रति 1 डिग्री पर 4 मिनट की कमी होगी। अब जैसे मान लो ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हुए हैं, तो भारत में उस समय क्या समय होगा वो एक बार देखते हैं। यह है ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री, यहाँ बजे हुए हैं 12, और हमें इसमें जब 12 बजते हैं तो भारत में समय की गणना करनी है। भारत की जो है देशांतरीय जो रेखा है वो कहाँ से शुरू होती है, ये है 80, ये 60 तक है, 60 के बाद ये हो गई 15 का भाग 75, और 75 के बाद यह है भारत की 82.5 पूर्वी देशांतर, ये है भारत की मानक समय रेखा 82.5। अब भारत का समय ज्ञात करना है हमें कि जिस समय 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे है उस समय 82.5 डिग्री पर भारत में क्या समय हो रखा है। तब देखिए, जैसा कि हमने पता किया है कि 1 डिग्री पे बढ़ता है 4 मिनट, और भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में है तो 12 बजे के बाद इधर आगे बढ़ेंगे तो वो प्लस हमें प्रति 1 डिग्री पे 4 मिनट प्लस करना रहेगा, 4 मिनट जोड़ना रहेगा। तो 4 मिनट जोड़ते जोड़ते जब 15 डिग्री पर पहुँचेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। 30 डिग्री देशांतर रेखा पर पहुँचेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। 45 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर पहुँचेंगे तो 3 घंटे का समय लगेगा। 60 डिग्री पर पहुँचेंगे तो 4 घंटे का समय लग जाएगा, और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर पहुँचेंगे तो 5 घंटे का समय लग जाएगा। अब 82.5 तक पहुँचना है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पहुँचने पर 5 घंटे का समय लग गया है, और पहुँचना है 82.5 तक है, तो 75 के बाद 76, 77, 78, 79, 80, 81 और 82। अब प्रति 4 मिनट यहाँ से गिनेंगे तो 4 मिनट इन सब के हो गए, तो टोटल ये हो गए 28 मिनट। तो 5 घंटे तो हो गए थे 75 डिग्री पर, और ये 7 डिग्री आगे और चलने पर 28 मिनट जिनके हो गए, तो 5 घंटे प्लस 28 मिनट प्लस ये आधा डिग्री है। 1 डिग्री पे होता है 4 मिनट का, तो आधे डिग्री पे हो गया 2 मिनट का, तो 5 घंटे और टोटल जो समय है वो है 30 मिनट। तो भारत का जो समय है वो देशांतर से 5.5 घंटे आगे है, तो यानी 0 डिग्री देशांतर पर यदि 12 बजे होंगे तो भारतीय समय अनुसार वहाँ पे 5.5 बजे होंगे, यानी भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। और यही अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इसी 12 बजने वाले समय में पीछे की तरफ 4 मिनट कम होंगे। एक बार नोट डाउन करते हैं। 0 डिग्री देशांतर को GMT या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं पश्चिम की तरफ, तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट की कमी आती है। पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो 4 मिनट की कमी आएगी, और 0 डिग्री देशांतर से दाईं ओर पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट की वृद्धि होती है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर जो समय का अंतर है वो है 4 मिनट, और 15 डिग्री देशांतर का समय अंतर जो है वो 1 घंटा या 60 मिनट को प्रदर्शित करता है। 0 डिग्री से 180 देशांतर तक जाने का जो समय है वो 12 घंटे की अवधि है। यह था अपना आज का टॉपिक देशांतर। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा देशांतर पर की गई चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित हो। चलो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।